अपने कर्म पर विश्वास रखो, भाग्य जरूर बदलेगा। मित्रों, किसी जंगल में एक मैना और मैनी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े ही दिल से चाहते थे। मैनी बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह अपने पति से हर समय कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों अपने घोंसले में बैठे हुए थे, तब मैनी ने मैना से कहा, हे प्यारे स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। हे पिया जी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। मैना अपनी पत्नी की बात सुनकर कहता है, हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी बेचैनी दूर हो? मैनी कहती है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो। इस पर मैना कहता है, हे प्रिय, आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और उन्हें अपने रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए। साथ ही यह भी जानने को मिलेगा कि मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है और किन कारणों से वह गरीबी के दलदल में फंसता है। आज की कहानी में तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो जीवन में प्रेरणा और ज्ञान देंगी। मैनी कहती है, यदि यह कहानी इतनी ही अच्छी है तो तुम इसे कहना आरंभ करो। मैं ध्यान से सुनूंगी और उसमें बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अमल में लाऊंगी। फिर मैना कहानी शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में दो जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उनमें एक पुत्र था और दूसरी पुत्री। किसान अपने पुत्र का नाम प्रभास रखा और पुत्री का नाम माधवी। धीरे धीरे प्रभास और माधवी बड़े होने लगते हैं। जब वे विवाह योग्य हो जाते हैं तो किसान को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसी काम से पड़ोस के शहर जाता है। वहां उसे एक व्यापारी का पुत्र पसंद आता है और वह अपनी बेटी माधवी का विवाह उससे कर देता है। इस प्रकार माधवी अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। बेटी के विदा होने के बाद किसान सोचता है कि अब उसे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यदि प्रभास का विवाह हो गया तो वह अपनी बहू के साथ शेष जीवन आराम से बिता सकेगा। लेकिन ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब प्रभास अपने पिता की यह हालत देखता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। वह अपने पिता का अच्छे से अच्छा इलाज करवाने और महंगी दवाइयां लाने में अपनी सारी धन संपत्ति खर्च कर देता है। धीरे धीरे सब कुछ बिक जाता है, लेकिन किसान की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। तब किसान अपने बेटे को बुलाकर कहता है, हे पुत्र, जब कोई काम मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो जाए और उसका कोई समाधान ना मिले तो उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। आज नहीं तो कल मुझे संसार छोड़कर जाना ही है। पिता की यह बात सुनकर प्रभास चुप हो जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसके बाद किसान अपने बेटे का विवाह एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। शादी के कुछ दिन बाद ही किसान का देहांत हो जाता है। पिता की मृत्यु के बाद प्रभास ने अपने पिता का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। मित्रों, पिता की बीमारी में पहले ही खेत और जमीन इलाज में बिक चुके थे। जो कुछ भी जमा पूंजी बचा था वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से प्रभास बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। जब प्रभास एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों की खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर प्रभास की बहन माधवी, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी
मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। ऐसे में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस कारण से माधवी अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो माधवी अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। माधवी के भाई प्रभास को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसलिए प्रभास भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस तरह से माधवी तो बड़े ऐशो आराम के साथ अपनी ससुराल में जिंदगी गुजारती है। उधर प्रभास मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने दिनों को काटने लगता है। इधर मैना अपनी पत्नी मैनी को आगे की कहानी सुनाते हुए कहने लगता है, हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो कुछ साल गुजरने के बाद प्रभास की बहन माधवी के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन माधवी अपने भाई के लिए किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती है। जब इस बात का पता प्रभास को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर प्रभास बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हमें बहन के घर चलना है। जब प्रभास की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर मिल आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। वह बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि हमारी ननद माधवी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर प्रभास बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर प्रभास अपनी पत्नी चंदा से कहता है, हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब चंदा अपने पति से कहती है, देखो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। प्रभास अपनी पत्नी को समझाता है, माधवी के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भिजवाया हो, लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई सोच विचार मत करो, बच्चों को तैयार करके मेरे साथ बहन के घर चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर चंदा कहने लगती है, हे स्वामी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर प्रभास कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला माधवी के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेगी और कहेगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर प्रभास घर के अंदर से बाहर चला जाता है। इधर मैना आगे अपनी पत्नी मैनी को कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, प्रभास बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था, उसके पास शादी के वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन माधवी और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। उधर पैदल चलते चलते प्रभास को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी माधवी की जेठानी की नजर प्रभास पर पड़ जाती है और वह प्रभास को पहचान लेती है। प्रभास को देखने के बाद माधवी की जेठानी जाकर माधवी को बताती है कि आज तेरा भाई तेरे घर आया है, वह तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब माधवी अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, हे बहन,
यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तो उसकी जेठानी कहती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर माधवी गुस्से में भर जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर प्रभास जब अपनी बहन माधवी को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर प्रभास आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद माधवी अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर पूछने लगती है, भैया, तुम्हारे पास आखिर किसने न्योता भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब प्रभास कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया है, लेकिन किसी के मुंह से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर माधवी कहने लगती है, भैया, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरी बड़ी लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते। कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। माधवी के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब प्रभास अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन को उसकी देवरानी जेठानी ताने मारेगी। प्रभास की बातों को सुनकर माधवी का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है तब वह प्रभास से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना। भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहेंगे, माधवी का भाई तो भिखारी है। रही भोजन की बात, तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। प्रभास कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा। मगर मेरी तुमसे विनती है, मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। तब माधवी अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगाकर जाती है। प्रभास उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के पास वापस आने का इंतजार करने लगता है। इतनी कहानी सुनाकर मैना चुप हो जाता है। तब मैना की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ। इस कहानी में आगे क्या होता है। तब मैना कहानी को आगे सुनाता है, हे प्रिय, इधर तो प्रभास उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मुझे भोजन लेकर वापस आती होगी, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है।
इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से प्रभास छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब प्रभास अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इस तरह से प्रभास को उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 3 दिन बीत जाते हैं। इधर प्रभास को अपनी बीवी बच्चों की याद आती है। प्रभास सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का भला क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा? प्रभास यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से माधवी की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब प्रभास के कानों में माधवी की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है, तो प्रभास अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब माधवी की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज जाती है, तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है। अंदर प्रभास को देखकर वह चौंक जाती है और प्रभास से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? प्रभास इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। जब माधवी की जेठानी दोबारा पूछती है, तो प्रभास इस बात को छुपा लेता है। वह झूठ मूठ कह देता है, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। इतना कहने के बाद प्रभास घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है। इधर अपने घर की राह पकड़ लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा प्रभास अपने घर के लिए चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उसे ठीक से रास्ते में चला भी नहीं जा रहा था। उसे एकदम चलते चलते चक्कर आने लगता है। जैसे ही प्रभास का सिर चकराता है और वह उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी माँ प्रभास के गिरने से पहले ही प्रभास को संभाल लेती है। जब कुछ घंटे बाद प्रभास को पुनः दोबारा होश आता है, तो प्रभास स्वयं को बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी माँ एक पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात प्रभास खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है और कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? मित्रों, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा प्रभास लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ साक्षात माँ काली थी। इधर प्रभास की पत्नी चंदा रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब प्रभास चक्कर खाकर गिरने वाला होता है, तो उसी समय पर तत्काल देवी प्रकट होकर प्रभास को संभाल लेती है और प्रभास का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब प्रभास को होश आता है, तो वह देवी माता को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय पर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे थे और इधर कहाँ जा रहे थे? तब प्रभास बताता है, हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था और इधर में मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ प्रभास से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब प्रभास कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने बताया कि वहां पर शादी थी, तो फिर तुम लौटकर खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी और बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा है? बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनकर प्रभास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभास उसके बाद में उस बूढ़ी माँ अर्थात देवी माँ को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से प्रभास के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है।
जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी बीवी बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए यह फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बचोगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। प्रभास इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो वह बात मानकर बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब प्रभास वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़कर वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में प्रभास उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चला आता है। तब बूढ़ी माँ प्रभास से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। इस प्रकार से बूढ़ी माँ प्रभास को 8 बातें बताती हैं। उन 8 बातों को सुनकर प्रभास अपने घर के लिए चल देता है। जब प्रभास फलों से भरा हुआ उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है तो प्रभास के छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी प्रभास के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? यह सुनकर प्रभास अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और थैला देने के बाद प्रभास घर से बाहर निकलकर चला जाता है। उधर प्रभास के जाने के बाद में उसकी पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नजारा देखकर वह एकदम से हैरान रह जाती है। चंदा थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब प्रभास की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। जब आम के फल को काटती है तो आम की गुठली की जगह सोने की गुठली निकलती है। यह देखकर प्रभास की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति से कहती है, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? प्रभास अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर आना चाहिए था। तब प्रभास अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया है। अब जो कुछ भी थैले में है उसको ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है कि पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर चंदा अपने पति को पकड़कर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर चंदा प्रभास के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोने चांदी निकलते हैं। चंदा कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपाकर हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा प्रभास देखता है तो समझ जाता है कि मुझे रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण माँ नहीं थी, वह बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में प्रभास अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद देता है। आगे मैना कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार से प्रभास को बहुत सारा धन मिल जाता है। प्रभास पहले की तरह फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद प्रभास अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक अच्छे से आलीशान महल बनवाता है और बड़े शान शौकत के साथ राजा महाराजा की तरह उस महल में रहने लगता है और सभी नगर के लोग भी प्रभास को ऐसा देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके जब प्रभास का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन प्रभास की पत्नी चंदा अपने पति से कहती है कि सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने पीहर घूम लेगी।
इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। प्रभास जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो प्रभास अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन की ससुराल पहुंच जाता है। एक बार प्रभास फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर खड़ा हुआ था। उसी समय पर माधवी की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर दौड़ी दौड़ी माधवी के पास जाती है और माधवी से कहती है, हे माधवी बहन, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर माधवी कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल माधवी ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि माधवी इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि माधवी, तुम्हारा भाई आज भिखारी की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है, भला एक बार जाकर तो देखो। माधवी जो अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही माधवी ने अपने भाई के उस रूप को निहारा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर माधवी एकदम चकित रह गई और सोचने लगी कि कल तक तो भाई बिल्कुल ही भिखारी था, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो प्रभास की बहन माधवी आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में माधवी अपने भाई को बड़े आदर पूर्वक के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपने बहन के मुख से इन बातों को सुनकर प्रभास कहने लगता है, बहना कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर माधवी खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर माधवी अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब प्रभास की बहन अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। माधवी अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और उधर प्रभास की पत्नी भी अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है, 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। प्रभास की पत्नी चंदा को लगता था कि यह सब शान शौकत हमारी ननद की वजह से हुआ है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि प्रभास ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि यह सब माधवी की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। प्रभास की पत्नी चंदा इस बात से अवगत नहीं थी, इसलिए चंदा अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का भी ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब प्रभास की बहन माधवी का ससुराल जाने का समय होता है तो प्रभास की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएंगी, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर प्रभास घर से चला जाता है और प्रभास एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, सेठ जी,
मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब प्रभास कहता है, हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो, जूतियां को जब भी मेरी बहन पहने और उन्हें पहनकर चले, तो वे जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को प्रभास वह ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें बूढ़ी माँ ने प्रभास को चलते समय बताई थी। प्रभास मोची से कहता है, हे मोची भाई, पहली बात है, जो ज्ञान की बातें हैं, हे मानव, इसे मत भूलो, अज्ञानता ही निर्धनता का मूल होती है। दूसरी बात उसने कही, जो व्यक्ति समय के भरोसे बैठा रहता है, वह सदैव गरीब ही रहता है, बिना कर्म किए भाग्य नहीं बदला जा सकता। तीसरी बात उसने बताई, जो व्यक्ति आलस्य करता है और बिना परिवर्तन के एक ही कार्य में लगा रहता है, वह स्वयं को दीन और दुर्बल बना लेता है। चौथी बात उसने समझाई, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, ज्ञान अर्जित करो और गरीबी को दूर करो, मजबूर मत बनो, कर्म साधना में जुटो और गरीबी को पराजित करो। पांचवी बात उसने बताई, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता और केवल भाग्य को कोसता रहता है, वह सदैव गरीब बना रहेगा। छठी बात उसने कही, अज्ञानी व्यक्ति ही गरीबी का सबसे बड़ा शिकार बनता है, ज्ञान ही युद्ध में विजय का हथियार है। सातवीं और सबसे अंतिम बात उसने कही, हे मोची भाई, जब मैं 8वां कदम उठाऊं, तो जूतियां यह बोले, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रिश्ते हुए गरीब। प्रभास ने मोची से ऐसी जूतियां बनाने को कहा, जो यह बातें बोले। जब उसकी बहन उन जूतियां को पहनेगी, तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जूतियां तैयार होने पर प्रभास ने उन्हें अपनी बहन को उपहार में दे दिया। सोने चांदी और हीरे मोतियों से जड़ी जूतियां पाकर माधवी का चेहरा खुशी से खिल उठा। अपने ससुराल पहुंचने पर जब देवरानी और जेठानी ने पूछा कि उसके भाई ने क्या उपहार दिया है, तो माधवी ने जूतियां दिखाई। जैसे ही माधवी ने जूतियां पहनकर चलना शुरू किया, जूतियां बोलने लगी, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रिश्ते हुए गरीब। इस बात को सुनते ही माधवी का सिर शर्म से झुक गया और वह रोने लगी। जब देवरानी और जेठानी ने इसका कारण पूछा, तो माधवी ने बताया कि उसने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई का अपमान किया था। माधवी की जेठानी ने उसे समझाया, पैसों के घमंड में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, जो धन का घमंड करता है, उससे लक्ष्मी दूर चली जाती है। फिर जेठ ने माधवी को 8 बातें सिखाई कि रात में झूठे बर्तन रसोई में छोड़ने और खाने की चीजों को बर्बाद करने से निर्धनता आती है। 2. जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। 3. सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना और चूल्हा चौका करना निर्धनता को बुलाता है। 4. फिजूल खर्ची और पैसों का अपमान करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। 5. धन के घमंड में दूसरों का अपमान करने से लक्ष्मी घर छोड़ देती है। 6. जो लोग अपने कर्तव्यों को टालते हैं, उनके घर से लक्ष्मी विदा हो जाती है। 7. बड़ों का सम्मान न करने और कटु शब्द बोलने वाले लोग निर्धन हो जाते हैं। 8. मेहमानों और याचकों का अनादर करने से लक्ष्मी नाराज होती है। माधवी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने आगे कभी ऐसा ना करने का वचन लिया। मित्रों, कहानी का सार यह है कि धन के घमंड में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। धन तो क्षणिक है और ईश्वर की कृपा से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। नंबर 1, अज्ञानता गरीबी का कारण बन सकती है और ज्ञान से ही हम अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। ज्ञान से हम सही रास्ता चुन सकते हैं और जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। नंबर 2, पैसे के घमंड में आकर किसी का अपमान करना गलत है। हमें यह समझना चाहिए कि धन तो आती जाती चीज है, लेकिन रिश्तों का मान हमेशा महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, आलस्य और भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें मेहनत करनी चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। नंबर 4,
घर में महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। यदि घर में अपमान होता है तो लक्ष्मी भी घर से दूर चली जाती है। नंबर 5, समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय को बर्बाद करने से हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं। नंबर 6, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास हो तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन, ज्ञान और सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानियत और रिश्तों का मूल्य है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।